आज अलग अलग 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जनता की जान और उनके जहान को बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन समेत 9 सुझाव दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह की तस्वीरें आती हैं, जिस तरीके से वैक्सीन की किल्लत की खबरें आती हैं, इन सुझावों को भी आंकने की जरूरत है और उस व्यवस्था पर भी दस्तक देने की आवश्यकता है। महामारी से बचाने के नाम पर चलते मजाक पर आज होगी दस्तक। क्योंकि मजाक ही तो है ये कि पंजाब में फरीदकोट के अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से आए वेंटिलेटर जनता को सांस देने की जगह कबाड़ हो जाए, कोई झांके भी ना, यानी जनता की जान जाए और सिस्टम को वेंटिलेटर का कूड़ा करने में मजा आए। मजाक की हालत यह है कि हरियाणा के चरखी दादरी में लगे वेंटिलेटर सफेद हाथी की तरह शोभा बढ़ाने को छोड़ दिए गए और इन्हें चलाने वाले डॉक्टर की कमी के कारण आम आदमी जान गंवा देते हैं। मजाक ही राजस्थान में भी हुआ, जहां वेंटिलेटर वाले बेड खाली पड़े दिखे, क्योंकि जिन्हें वेंटिलेटर पर मरीज का इलाज करना है ऐसे डॉक्टर साहब ही नहीं मिलते यहाँ पर। हम चिकित्सक की जो वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सके डिमांड की है। मजाक नहीं, अब क्रूर मजाक कहिए, जहां मध्य प्रदेश में मां हाथ में मेडिकल उपकरण लिए गोद में बच्चे को संभाले उसे भर्ती कराने के लिए अस्पतालों की चौखट पर भटकती है। से लेके आया था, उन्होंने कहा कि और मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर इलाज की जगह यज्ञ करने की सलाह जनता को देकर उनके जख्मों पर धुआं भरती हैं। ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की, तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। जनता की जान जा रही और मंत्री यज्ञ करा रही हैं, तो मजाक ही होगा इलाज के नाम पर। जैसे फिरोजाबाद के अस्पताल में वेंटिलेटर जनता के पैसे से खरीद कर आने के बाद भी कई दिनों तक जनता को मिलता नहीं, और सहारनपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथ में बाल्टी और बाल्टी में हवन सामग्री डालकर गली गली कोरोना मुक्ति हवन से वायरस का संहार करते घूमते मिलते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मजाक की हालत ये कि वैक्सीन लगे बिना वैक्सीन लग जाने का मैसेज सासाराम में जनता के मोबाइल पर पहुंच जाता है, और अररिया में जिस अस्पताल को सिविल सर्जन 100 बेड का बताते हैं वो 35 बेड का पाया जाता है। 2 दिन पहले 100 बेड की बात कही गई थी, लेकिन 35 बेड यहाँ संचालित। हाँ, यहाँ 35 ही शुरू से संचालित था। मजाक ही तो कहेंगे इसे जनता की जिंदगी से, जहां सहरसा के कोविड अस्पताल में ताला बंद मिलता है, तो गांवों में जनता के इलाज के लिए जरूरी प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और दवाओं की जगह जानवरों का चारा भरा मिलता है। मजाक सोचिए किस हद का जनता के साथ होता है कि ये उस हेल्थ सेंटर की हालत जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों हुआ हो। अस्पतालों के गेट पर बंद ताले, स्वास्थ्य केंद्र में भरा भूसा, कूड़ा होते वेंटिलेटर और हाथ में बच्चा लिए भर्ती कराने को भटकती मां के साथ हर आम आदमी दस्तक देकर पूछता है, महामारी के इलाज के नाम पर मजाक क्यों करती हैं सरकारें। आज तक ब्यूरो। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2.5 लाख को पार कर गया है। अब सिर्फ अमेरिका और ब्राजील ऐसे देश बच गए हैं जहां पर मौतों का आंकड़ा हिंदुस्तान से ज्यादा है। यूं कहें कि पिछले 14 दिनों को अगर हम देखें तो केवल 2 दिन थे जब 3,500 मौत का आंकड़ा नहीं पहुंचा था। कुल मिलाकर जिस तरह की परेशानियां, जिस तरह की व्यवस्था है, उस सब के बीच, मृत्यु के बीच, उस दुर्भाग्य के बीच इसके साथ एक क्रूर मजाक होता हुआ भी आप देखते हैं। बिहार की ये रिपोर्ट देखिए। फालतू का टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक भी पेशेंट को भर्ती नहीं करता है, चिल्लाते रह गए, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। बताइए,
कोई भर्ती नहीं किया वहाँ पे। बताइए, कोरोना से आदमी नहीं मर रहा है, अभी जिसको इलाज नहीं मिल रहा है वो मर रहा है। गांवों के वोट की वैक्सीन से सत्ता की इम्यूनिटी पाने वाले हर नेता के लिए यह बयान एक चोट है। जहां कोरोना से होने वाली मृत्यु के विज्ञान को नकारते हुए अपने परिजन को खोने वाले ने मान लिया कि जान कोरोना नहीं बल्कि इलाज न मिलने के कारण होता है। जहां मरीज को दूर दराज के गांवों से कोई किराए के वाहन पर किसी तरह लेकर आने को मजबूर होता है आम आदमी, इस आस में कि शायद यहाँ इलाज मिल जाए, तो सवाल उठता है कि फिर गाँव के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का क्या होता है। आज जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है। इस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं, ये सहरसा से महज 5 किलोमीटर दूर बनगांव इलाका है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये भवन देख रहे हैं जो खंडहर की तरह लग रहा है, दरअसल ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। बनगांव उत्तर जो ये क्षेत्र है उसका ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन है 2007 में यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था। फीता ज्यादा कटता है और सुविधाएं कम मिलती है, तभी तो सम्मान से नीचे वो पत्थर अब भी पड़ा है जिस पर लिखा है कि 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी के मुख्य अतिथि रहने के दौरान सहरसा के बनगांव में 6.5 लाख रुपए खर्च करके इस स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत हुई। लेकिन आज तक संवाददाता रोहित सिंह जब जनता की जान बचाने के पहले चरण में जरूरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं तो जहां स्ट्रेचर दिखनी चाहिए वहां बोरियों में भूसा है, कैमरा अंदर जाता है दरवाजा गायब है और भीतर जहां ग्लूकोज होना चाहिए वहां भूसा, जहां मरीज के लिए बेड होना चाहिए वहां भूसा, जहां डॉक्टर होना चाहिए वहां भूसा, जहां नर्स होनी चाहिए वहां भी भूसा ही है। दरअसल ये पूरे स्वास्थ्य इंतजामों का ही भूसा सरकारी व्यवस्था ने कर रखा है। ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आ गए हैं एक कमरे में और ये जो आप देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ये मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है अब ये स्थान बन चुका है। आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे न डॉक्टर आते हैं न नर्स आते हैं, कई वर्षों से ये खाली पड़ा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र और इसकी वजह से गांव वालों ने अब इस भवन का जो है इस्तेमाल किया। कैसे? तो मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है इस उप स्वास्थ्य केंद्र को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है। बेहद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे जब से ये शुरू हुआ है तब से अभी तक कोई डॉक्टर बैठा नहीं है और जब यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, यहाँ पे सफाई नहीं होगा तो होना ही है खंडहर में तब भी। इसीलिए आज तक को दस्तक देते हुए कहना पड़ रहा है कि ये जनता की जान बचाने के नाम पर अब तक तो मजाक ही हुआ है, तो महामारी से ये कैसे लड़ेंगे? क्योंकि इसी इलाके में दूसरे स्वास्थ्य केंद्र को भी अब सुधारने की सुध सिस्टम को आई है। हालत ये है कि आज तक ने आपको दिखाया था पिछले हफ्ते कैसे सहरसा में कोविड केयर के नाम पर बने अस्पताल में ताला बंद रहता है और गांव में जहां सबसे पहले इलाज के लिए डॉक्टर दवाएं मिलनी चाहिए वहां खंडहर हो चुके स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरा रहता है। ये भूसा सिर्फ एक हेल्थ सेंटर पर नहीं बल्कि पूरी सरकारी सोच पर है, क्योंकि पता चलता है कि अररिया में 100 बेड के अस्पताल का दावा प्रशासन ने किया और हकीकत में 35 बेड का ही अस्पताल जमीन पर मिलता है। तो जनता के साथ ये मजाक बिहार के अररिया में हुआ है, जहां सदर अस्पताल में बैठने वाले सिविल सर्जन अररिया के प्रभारी मंत्री आलोक रंजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये चौड़े होकर कह देते हैं कि फारबिसगंज में 100 बेड का अस्पताल बना दिया। लेकिन जब संवाददाता रोहित सिंह खुद जाकर उस 100 बेड के अस्पताल की तलाश करते हैं तो सच सुनकर आम आदमी से होते हुए मजाक को जानिएगा। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिले में जो अधिकारी तैनात है या फिर जिला प्रशासन जो है क्या वो बिहार सरकार को अंधेरे में रख रहा है और बिहार सरकार को भ्रमित कर रहा है। ये मामला अररिया जिले से जुड़ा हुआ है और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है जो कि अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल में स्थित है। और जो हमने यहाँ पे स्थित डॉक्टरों से बात की है उन्होंने बताया है कि ये 35 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर 35 मरीजों के इलाज की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अब आप खुद सुनिए किस तरह जनता को इलाज के नाम पर बरगलाया गया, इसलिए 2 बयानों को सुनिए। डेडिकेटेड अस्पताल आप लोगों ने खोला हुआ है, कितने बेड का खोला हुआ है, क्या व्यवस्था? वो 100 बेड का अस्पताल है। हॉस्पिटल जो आप लोगों ने खोला है वहाँ पे उसमें कितने बेड हैं? उसमें 100 बेड हैं। हाँ। यहाँ 35 ही शुरू से संचालित था।
सोचिए, जिनके टैक्स के पैसे से अधिकारी वेतन पाते हैं, वो इलाज के लिए बेड देने के नाम पर भी अपनी वाहवाही के लिए झूठ के आंकड़ों का संक्रमण फैलाते हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी? यदि वो सही में 35 बेड ही है तो निश्चित रूप से ऐसे भ्रमित करने वाले पदाधिकारी पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि देश में आम आदमी की इम्यूनिटी से ज्यादा सरकारों की जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने वाली क्षमता कमजोर है। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इतने जरूरी होंगे। इसीलिए आज वहाँ भूसा है और अधिकारी झूठ के आंकड़ों से बरगलाने में जुटे हैं। रोहित सिंह, अररिया, आज तक। जो नेता जनता से वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं, वो जनता की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर नर्स की व्यवस्था तक नहीं कर पाते हैं। किस तरीके से ये मजाक चल रहा है देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर। अलग अलग राज्यों से हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहे हैं, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सबकी बात बताइए। आज बारी पंजाब और हरियाणा की है, लेकिन उसकी बात करें उससे पहले गोवा आपको लिए चलते हैं, जहां पर दावा है कि 26 मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण चली गई। आम आदमी की जिंदगी को मजाक मानकर ही किस तरह सत्ताधारी चलते हैं, इसकी गवाही देखिए पहले गोवा से, जहां सरकार के अधीन चलने वाले गोवा मेडिकल कॉलेज में कुछ घंटे के भीतर दावा होता है कि 26 मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गंवा देते हैं। और मजाक ये कि जहां गोवा के स्वास्थ्य मंत्री मानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई। 2 ते 6 पर्यंत सकाळी 2 ते 6 पर्यंत आम्ही पळयता की खूप डेथ जातात। आयज बी सकाळी 2 ते 6 सुमार डेथ जाले। म्हाका दिसता हेजेर चौकशी करपाची, हेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आहे की ह्या स्टेजीर हायकोर्टान बी डायरेक्टली इन्क्वायरी केल्यार जाऊ शकता। लेकिन अपने ही स्वास्थ्य मंत्री की बात को दरकिनार करके 26 आम लोगों के खत्म हो जाने के सवाल पर सरकारी चूक के आरोप को मुख्यमंत्री गोवा के खारिज कर देते हैं। वहाँ पे सिलेंडर पहुँचने के लिए थोड़ी बहुत देर होती है, दैट इज देयर, बट हमारे पास सिलेंडर्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। जो होने के बाद भी जो डिले हो रहा है उसके लिए फिर से डॉक्टर को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। डॉक्टर नहीं बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है मुख्यमंत्री जी, जिसके मुखिया आप हैं। जहां सोमवार और मंगलवार की रात 4 घंटे में 26 मरीज की जिंदगी ऑक्सीजन की कमी के कारण आपके ही स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक खत्म हो गई, लेकिन इसे स्वीकार एक मुख्यमंत्री नहीं कर पाते। पाइपलाइन इसका वैक्सीन का दरअसल सवालों से पल्ला झाड़ लेने की ऐसी ही आदत के कारण आम आदमी महामारी के दौर में लाख दावों के बावजूद हर राज्य में, हर शहर में लाचार है। इतना लाचार कि मेरठ में एक जरूरतमंद मरीज को वेंटिलेटर वाला बेड दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की ठगी करने वालों को पुलिस पकड़ती है। जबकि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह सरकारी अस्पतालों में जनता के लिए भेजे गए वेंटिलेटर कूड़ा करकट बनाकर छोड़े गए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार में बर्बाद होते वेंटिलेटर दिखाए, उत्तर प्रदेश के बेकार होते वेंटिलेटर दिखाए, महाराष्ट्र के नासिक में धूल खाते वेंटिलेटर दिखाए, झारखंड में बिना इस्तेमाल पड़े वेंटिलेटर दिखाए, और अब देखिए पंजाब के फरीदकोट के सरकारी अस्पताल की हालत, जहां 90 से ज्यादा वेंटिलेटर आम आदमी की जिंदगी बचाने वाली सांस देने की जगह खराब होकर किनारे फेंक दिए गए, और जनता अपने साथ होते इस क्रूर मजाक के बाद सांसों के लिए तड़पती रही। क्यों नहीं इन वेंटिलेटर को तुरंत सही करा के मरीजों की जीवन रक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया? काफी दिन से खराब पड़े हैं, सर्विस की जरूरत थी। करीब 20 दिन पहले इंजीनियर आया था, वो चेक करके गया था, कुछ स्पेयर पार्ट्स की इशू था, वो स्पेयर पार्ट्स आप आए हैं, आज आ गए स्पेयर पार्ट्स के साथ इंजीनियर आया, आज से ठीक होने शुरू हो गए। अब फरीदकोट में कूड़ा होते इन वेंटिलेटर पर सरकारी व्यवस्था की आंखें खोली, इन्हें सही कराया जाने लगा। लेकिन इस बीच कितने मरीज इन्हीं वेंटिलेटर को पाने के लिए तड़प तड़प कर मरे होंगे, इसका तो कोई सरकार आंकड़ा भी नहीं रखती। जब कोरोना संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी सांस लेने की क्षमता नहीं रखते, तब लाइफ सपोर्ट उपकरण वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, जो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देता है। ऐसे में आम आदमी कोरोना से तो बच भी जाए, लेकिन उस महामारी से कैसे बचेगा जहां वेंटिलेटर तक का इस्तेमाल करने लायक डॉक्टर ना हो। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर के अस्पताल की हैं। प्रत्येक CHC PHC पर चिकित्सक कार्यरत है और संख्या के अनुमानित करें हैं तो निश्चित रूप से 33% पोस्टें अभी भी खाली हैं। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें क्या क्या नहीं दे दूंगा कहने वाली राजनीति के हाथों इसीलिए महामारी के नाम पर मजाक बनाकर आम आदमी को यूं छोड़ा गया, जहां कोरोना जनता को जीने नहीं देता और सरकारी महामारी सांस लेने नहीं देती। आज तक ब्यूरो,
किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तन की शक्ति के साथ साथ मन की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, इसके लिए ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं ताकि मन की शांति बनी रहे। लेकिन अगर इससे विपरीत ऐसा हो कि हवन के जरिए कोरोना वायरस को मारने के प्रयास किए जाने लगे, तब जरूर संशय होता है, क्योंकि इलाज के लिए दवाइयां, डॉक्टर, ये सब कुछ जरूरी है और वहां मैजिक नहीं, लॉजिक ही चलता है। वाले धुएं से ही गलियों में कोरोना के संक्रमण को खत्म कर दिया जाएगा। वो गली मोहल्ले और घरों के अंदर जाकर जो अपनी हवन सामग्री होती है उसमें गूगल, लोवान या भिन्न भिन्न प्रकार की जो पूजा में काम आने वाली चीजें हैं और उनकी एक प्रकार से जिसे हम फोगिंग भी बोल सकते हैं और उन्हें गली मोहल्ले में लेकर और इस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए और विशेष प्रकार का ये कार्य ये लोग पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं और लगभग सहारनपुर के आधे महानगर में ये कार्य हो गया और शेष में भी 2-3 दिनों के अंदर और अपने कार्यकर्ता और इस काम को पूरा कर लेंगे। आखिर इस विश्वास की वजह क्या है? लॉजिक की जगह मैजिक की वजह बनते हैं वो नेता जो अपने ही राज्य में उमरिया से जबलपुर रेफर किए गए बच्चे को इलाज के लिए बेड नहीं दिला पाते हैं और मां अपने बच्चे को गोद में लेकर दूसरे हाथ से ग्लूकोज की बोतल लिए भटकने को मजबूर होती है और इलाज के नाम पर यज्ञ हवन को जरूरी बता दिया जाता है। सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। लेकिन आस्था से शक्ति मन की मिल सकती है, वायरस का इलाज संभव नहीं, इसलिए पूरे सिस्टम को विचलित करती अब इन तस्वीरों को देखिए। जो सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें एक वार्ड के भीतर भर्ती कोरोना मरीज के सामने 2 महिलाएं भगवान का नाम लेकर मंत्र और चालीसा पढ़कर दावा करने लगी कि वो अपने मरीज को सही कर लेंगे। बाद में पता चला ये वीडियो 22 अप्रैल का है। कहानी कानपुर के सरकारी अस्पताल की, जहां डॉक्टरों को हटाकर ये 2 महिलाएं मंत्र के भरोसे अपने परिजन को सही करने का दावा करने लगी। संभव है कि इसके पीछे वजह उस स्वास्थ्य व्यवस्था पर गिरता भरोसा हो, जहां मरीज डॉक्टर और दवाओं तक के लिए तरस जाते हैं। लेकिन ये पूजा भी मरीज के काम नहीं आई। थोड़ी देर में इन्होंने दम तोड़ दिया। आज तक ब्यूरो। आइए अब जरा अस्पतालों के हालात पर दस्तक देते हैं और आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा। इटावा में एक महिला अस्पताल है, वहां पर बेड भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं। बाकी तो छोड़िए, ये भी शिकायत है कि वहां पर शौचालय नहीं है। मरीजों को ये दिक्कत आ रही है कि कोरोना की जो दवाइयां हैं वो आखिर किस समय ली जाएं, कैसे ली जाएं। देखिए आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी की ये रिपोर्ट। ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है।
अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है? मशीन मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं है, क्योंकि मेरी माँ बीपी के पेशेंट हैं। खुले में करवाते, लैट्रिन कोई चालू नहीं, पूरी बिल्डिंग में कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है। सब लोग अपने अपने रेंज और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं? वो सिलेंडर नहीं, रेंज खोलने के लिए वो अपने हाथ से खोलते हैं। तो अभी आपने पटाखे की आवाज भी सुनी होगी थोड़ी देर पहले। अभी तक आपने उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर के लिए लोगों को भटकते देखा होगा, इलाज की भीख मांगते देखा होगा, अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिलखते देखा होगा। लेकिन आज तक के जरिए देश उत्तर प्रदेश के इटावा के जिला अस्पताल की वो हकीकत देखेगा जिसके बारे में दावा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए बाथरूम तक नहीं है। जो मरीज खुद सांस तक नहीं ले सकते, उन्हें शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। अस्पताल में कोविड वार्ड के नाम पर मरीजों से मजाक हो रहा है, जो पूरी तरह से तीमारदारों के हाथ में है। ये सारी बातें चंद ही सेकंड में 4 चेहरे आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए, जिस शहर में हर रोज 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हों, वहाँ अस्पताल में इस महामारी का इलाज कम, उसे ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये कोविड वार्ड है, मतलब वो जगह जहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल की वो जगह जहाँ कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण होता है। इसीलिए आमतौर पर यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को आने की इजाजत होती है। लेकिन इटावा में आपको यहाँ डॉक्टर दूर दूर तक नहीं दिखेगा। अगर कुछ दिखेंगे तो वो बदनसीब जिनके अपने कोरोना की गिरफ्त में बेदम बिस्तरों पर पड़े हैं। इटावा के जिला अस्पताल में चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोविड वार्ड अस्पताल के एंट्रेंस में ही बनाया गया है, जहाँ मरीजों के लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं है। खुले में करवाते, लैट्रिन कोई चालू नहीं, पूरी बिल्डिंग में कोई भी लैट्रिन खुला नहीं है। लैट्रिन बाथरूम कोई है ही नहीं है। कहाँ जाते हैं? ऐसे ही खुले में ऐसे ही ले जाते पेशेंट को अपना किसी तरह से। अरे आप लोग अपना पेशेंट को खुद लेके जाते हैं? खुद ही लेके जाते, मजबूरी है, क्या करें, कहीं न ले जाओ तो। सूद है, राउंड का काम है, राउंड का काम है, देखते कोई नहीं। आप हॉस्पिटल में सब ओपन में बैठ रहे हैं तो ये संक्रमण फैल रहा है। आपने अंदर लॉक कर रखे हैं, कोई नहीं जाएगा अंदर। आपके हस्बैंड को डॉक्टर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखते हैं ना, एक बार आके राउंड लगा के चले जाते हैं, बस पूरे दिन में? या 3 दिन में एक बार ही। 2-3 दिन में एक बार आते हैं डॉक्टर? आएंगे भी, अगर शाम को सुबह आते हैं, ऐसे घूमते हैं, घूम के चले जाते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वगैरह कौन प्रॉपर है? वो सब है, वो सब है, पर सिर्फ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की ड्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं है। एक हमें जो एक होता है भाई, स्वच्छ भारत अभियान है, कहाँ स्वच्छ भारत है? चारों तरफ पॉटियां पड़ी हैं, गंदगी है, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। लेडीजें कहाँ जाएं, कहाँ बैठे? नल है, हम लोग जहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं, बर्तनों की हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे गंद पड़ी है चारों तरफ। वहाँ पे लोग टॉयलेट जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहे हैं, पॉटियां कर रहे हैं ऐसे नालियों में बैठ बैठ के, कहाँ जाएं? सोचिए, जिला का सबसे बड़ा अस्पताल जहाँ इलाज करवाना नरक में रहने के बराबर है। लोग परेशान हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें, क्योंकि अस्पताल ने मरीजों को ही आत्मनिर्भर कर दिया है। मरीजों के रिश्तेदारों की शिकायत है कि अस्पताल में सब कुछ राम भरोसे है। आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी जितनी देर यहाँ रही, उस दौरान उन्होंने किसी भी डॉक्टर को मरीज के पास आते नहीं देखा। आपको यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? हमको ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, बेड भी है, पर एक अच्छा गाइडेंस नहीं है। डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर्स हैं, वो आते हैं एक एज अ फॉर्मेलिटी, आए, उन्होंने देखा पेशेंट को, बस उनको बाकी नहीं बताना है कि मेडिसिन किस टाइम देनी है। हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं, पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको नहीं पता चल पा रहा है क्या पल्स रेट चल रहा है। बार बार बेचारे भाग भाग के परेशान हो रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। मेडिसिन लिए बैठे हैं, उनको ये नहीं पता है कौन से मेडिसिन किस टाइम देनी है, वो दिए जा रहे हैं। तो ये चीज है। मैं एक लेडीज से बात हुई, बोली मैडम कब तक दवा देनी है? तो मैंने कहा डॉक्टर ने नहीं बताया आपको, डॉक्टर से कंसल्ट करो। बोल रही वो नहीं बताते हैं कि कब तक खानी है दवा। ब्रीथ ज्यादा चल रहा है, लेट जाओ, ठोको, 88 है, घर ले जाओ, ठीक हो गया है। अरे उसको समझाओ कि घर जाके करना क्या है, घर तो जाए, बेड हम खाली कर देंगे, किसको पड़ा यहाँ पे लेटने को। एटलीस्ट उसको समझाओ आप कि आप ये दवा इतने दिन खिलानी है, घर जाके ये एक्सरसाइज करनी है,
ये आप खाइए। अस्पताल में बीपी का मशीन नहीं है। मशीन मुझे तो यही बोला गया कि यहाँ पे बीपी का मशीन नहीं। यानी सब कुछ मरीजों पर छोड़ दिया गया है। अस्पताल में मरीजों को लाने वाला तक कोई नहीं है। ये देखिए कैसे एक तीमारदार अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खुद लेकर आ रहा है, ये जानते हुए कि उसे भी ये महामारी अपनी चपेट में ले सकती है। लेकिन सरकारी व्यवस्था का अत्याचार सहने के अलावा इन लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है। इंजेक्शन जब 20 बार का हो तब लगाने आते हैं डॉक्टर। वो भी कह देते 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आऊंगा, और बीच में कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है वो भी खोलने के लिए बंदा नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने रेंच और पाना ला रहे हैं, उनसे खोल रहे हैं। अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ला रहे हैं। वो सिलेंडर नहीं, रेंच खोलने के लिए। इन सब लोगों ने अस्पताल में अपने मरीजों को भर्ती करवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले होंगे। सोचा होगा कि चलो कम से कम इलाज तो मिलेगा, लेकिन अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही वेंटिलेटर। पिछले महीने की 23 तारीख को इसी अव्यवस्था ने 5 मरीजों की जान ले ली। अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी मरीज मर गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा और कुछ भी नहीं बदला। इटावा से प्रीति चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल यह है कि अगर डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्या ये डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही है या फिर इसकी वजह कुछ और है? हमने इसकी पड़ताल करने की भी कोशिश की। कोरोना की मार से कराह रहा है उत्तर प्रदेश। जगह बदलती है, हालात नहीं बदलते। चेहरे बदलते हैं, टीस नहीं बदलती। परेशानी नहीं बदलती, बेबसी नहीं बदलती, बदहवासी नहीं बदलती। कहीं दवाई नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं वेंटिलेटर नहीं। कॉज ऑफ डेथ ऑक्सीजन की कमी नहीं है सर, वेंटिलेटर की कमी है। ऑक्सीजन हमारे पास है, सिलेंडर्स भी उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन हम दे पा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी में क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन से प्रेशर से हवा नहीं जा पाती है। उसके लिए प्रेशर से ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अब्दुल कादिर इटावा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। इस अस्पताल की तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये जो वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ना, ये चंद रोज पहले तक धूल फांक रहे थे। आज तक पर इस बदहाल अस्पताल की तस्वीरें दिखाई गई तो प्रशासन चौकन्ना हुआ। आनन फानन में सीएमओ बदल दिए गए, नए सीएमओ की नियुक्ति हुई, वेंटिलेटर्स पर पड़ी धूल को साफ किया गया और दिखाने की कोशिश हुई कि अब सब ठीक है। मगर क्या वाकई ठीक है? सर, वेंटिलेटर उपलब्ध है, उसके लिए एक सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उसके लिए एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर चाहिए, उसके लिए पूरा प्रॉपर आईसीयू सेटअप चाहिए, जो आमतौर पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होता है। ये सब जो है टर्शरी लेवल पर मेडिकल कॉलेजेस में है हमारे यहाँ, जिसके कारण अभी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब सैफई पूरी तरह से भर गया है। सारे क्रिटिकल मरीज हमारे पास आ रहे हैं, जिस कारण से जो है ये सिलसिला जो है डेथ का जो है बढ़ गया है। अब्दुल कादिर दुखी हैं इस बात से कि उनके पास जरूरी चीजें हैं ही नहीं। ऑक्सीजन वाले वेंटिलेटर बेड नहीं है, स्वीपर नहीं है, नर्स नहीं है और तो और डॉक्टर नहीं है। काश कि स्टाफ मिल जाए तो लोगों की जान बच जाए। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हमारे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को काम करने के लिए हाथ चाहिए। हमारे हाथ होते हैं स्टाफ नर्स, हमारे जो है वार्ड बॉय, हमारे स्वीपर, इन सब की हमारे पास बहुत ज़्यादा अभाव है। 3 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में, मुझे हर फ्लोर पर कम से कम 2 स्टाफ नर्स, 2 वार्ड बॉय और 2 स्वीपर चाहिए। 1 डॉक्टर एक फ्लोर पर पर्याप्त है। हमारे पास एक समय में ड्यूटी के लिए 2 डॉक्टर हैं, 2 फ्लोर संभाल सकते हैं। 1 डॉक्टर, और सीएमओ साहब से बात हुई है, वो डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर की कमी नहीं है सर, क्योंकि सारी ओपीडी वगैरह बंद है, तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जो कमी है वो बस स्टाफ की है। इस जिला अस्पताल के हालात पहले से बेहतर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। लेकिन इन सब से इतर नए नवेले सीएमओ साहब कह रहे हैं कि सब चंगा है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी हमारे पास 14 वेंटिलेटर हैं, 3 HFNC हैं, 2 बाइपर, सारे फंक्शनल है। जबकि जानकारी मिली है कि 1 वेंटिलेटर मात्र काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बाद बाकी सभी खराब पड़े हुए हैं। नहीं,
ऐसा नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश के यही हालात हैं। कहीं दवाई नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं नर्स नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है। मरीजों से ज्यादा अस्पताल बीमार हैं। कुमार अभिषेक, इटावा, आज तक। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गांव में जो मौतें हो रही हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। हम बरेली के क्यारा गांव की ऐसी ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दीवारों पर चमचमाते इन विज्ञापनों के धोखे में मत आइएगा। बरेली के क्यारा गांव के लोग भी धोखा खा गए। सोचा था सरकार महामारी से बचाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इन्हें अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। क्यारा गांव के निवासियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गांवों में लगातार रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है और इस मौत का कारण अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है। गांव वालों का यह कहना है कि यहाँ खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है, उसके बाद लोगों की मौत हो जाती है। आज तक की टीम अब इस वक्त बरेली के क्यारा गांव में पहुंची हुई है, जहां ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार बताए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग ऐसे शख्स हैं जो कि यहाँ चारपाई पर इस वक्त लेटे हुए हैं और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये कई दिनों से बीमार हैं और इनको बुखार आ रहा है। गांव में जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, इस क्यारा गांव में भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। पूरे गांव में आप किसी से पूछ लीजिए, सबकी जुबान पर यही आप बीती है कि बुखार आया और सांसों ने साथ छोड़ दिया। जो मौत हो रही है, पिछले 10 दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कदम उठा रहा है? करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग जो पीएचसी केंद्र क्यारा है, ये इसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये लोग गांव में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। अगर हॉस्पिटल के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पर दवा फवा कुछ मिलते रहेगी, बात तो जाए पूरी। और जो प्राइवेट डॉक्टर जो थोड़ा बहुत इनकी जरिए से मतलब काम होता था हम लोगों का, वो प्राइवेट डॉक्टरों के लिए एक दिन ला के पुलिस उलिस से जो हड़का दिया, वो सब बेचारे भाग के चले गए। तो क्या करें, कहाँ जाए बताओ। सब लोग यहीं पे हैं परेशानी में, क्या करें। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब गांव में किसी की मौत की खबर नहीं आती है। मौत की ऐसी दहशत है कि अब गांव में ही अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। क्यारा गांव में लगातार रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो रही है और आज भी इस गांव में एक मौत हुई है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक शख्स बरेली में रहता था और यही गांव का रहने वाला है, उसकी भी मौत हुई है। ये चिता यहाँ पर उनकी अब से थोड़ी देर पहले जलाई गई है। बहुत सारे लोगों की पिछले 10 दिनों में इस गांव में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। आज तक की पड़ताल में मृतकों के रिश्तेदारों ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी, आंकड़ेबाजी की हवा निकाल दी। हमारे चाचा जी, जिनका नाम अमरिंदर सिंह सन ऑफ सत्यपाल सिंह, ये हमारे गांव क्यारा के रहने वाले थे, जो कि कांदरपुर में मकान बना लिया, वहाँ रहते थे। इनके एक लड़के हैं रवि, डिवोर नाम है, वो भी होम आइसोलेट थे करीब 12-15 दिन से। क्या था उनका? और उनकी पत्नी भी, कोरोना के ही कुछ लक्षण थे उनको, तो वो होम आइसोलेट थे। अभी चाचा को 4 दिन से बुखार आया था, 4-5 दिन से बुखार आया था। और आज मेरे पास फ़ोन आया करीब 10:30 बजे कि वहाँ उनको चक्कर आया और गिर पड़े। तो हम लोग जब गए तो वो एक्सपायर हो चुके थे। लापरवाही है घोर, और अगर ये लोग कर भी रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी को समझाना तो चाहिए, घर घर जाना चाहिए। सरकार ये फैसिलिटी दे रही है तो घर घर जाएं, चेक करवाएं, और चेक करवाने के बाद में हमको रिपोर्ट देना चाहिए। गांव में कई ऐसे मरीज हैं जो बहुत बीमार हैं। एक ऐसे ही मरीज से हमने बातचीत की। चल जी, आपकी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है इस समय? ये है बुखार और दर्द ज्यादा है। हाँ, भूख लगा। कितने दिन से है प्रॉब्लम? हो चुकी 10-12 दिन। इलाज दवाई डॉक्टर आ रहा है ना? दवाई लाओ तो दवाई बाहर से। डॉक्टर यहाँ गांव में आए? गांव में जो आओ तो ये भगवान भरोसे है, यानी खाना पूर्ति के लिए सरकारी टीम आई और नाम पता लिखा, कुछ दवाएं दी और चलती बनी। यानी रस्म अदायगी का सरकारी खेल जारी है। अब सवाल ये है कि अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है तो कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पे
जैसे बुखार आता है, खांसी होती है, उसके बाद सांस उखड़ती है। जब सांस उखड़ने के बाद में उपचार यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ जो जाता है वहाँ दवा लेने, कहते हैं अभी दवा कुछ नहीं मिल रही, अभी कोविड की जांच चल रही है। कोविड की जांच वो चल रही है, जो लोग पॉजिटिव हैं उनको बताते हैं नेगेटिव है। अभी हमारे यहाँ 2 लोगों का यहाँ पॉजिटिव का इलाज चल रहा है बरेली से, और इनके यहाँ जब जांच कराई तो इन्होंने बता दिया ये तो नेगेटिव है। आपने गांव वालों को सुना, लेकिन सरकारी अफसरों की बेशर्मी की हद देखिए। कैमरे में डॉक्टर साहब सामने आए, गांव वालों की आपबीती को झूठा करार दिया। एक पन्ना लेकर सफेद झूठ की पूरी लिस्ट पढ़ डाली। 11 गांव में हमारे पास में अभी जो रिपोर्टेड है, लगभग 13 डेथ हमारे पास में रिपोर्टेड है। इन 13 डेथ का जो हम लोगों ने डेथ ऑडिट किया है, उसमें एक महिला है फूलबती, जिनकी उम्र 102 वर्ष है। हरपाल, जिनकी उम्र 85 साल है। कस्तूरी लाल 75 वर्ष, शांति 80 साल, राजेश्वरी 81 वर्ष, बुधपाल 80 साल, राम रहीस 76 साल, और इसी क्रमशः में लगभग कुछ लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल एवं से अब है। जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है, उस इन्वेस्टिगेशन में आप देख सकते हैं किसी की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण है, कोई व्यक्ति है 3 साल से पैरालाइज्ड है, कुछ लोग हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। मतलब किसी भी पेशेंट में हमको जो है वहाँ पे अभी तक कोविड के सिम्टम्स के विषय में जानकारी हमारी टीम के द्वारा नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई। मौत या तो प्राकृतिक थी या फिर किसी बीमारी की वजह से। लेकिन लीपापोती में जुटे डॉक्टर के पास इस बात का जवाब नहीं है कि सभी मरने वालों में एक जैसे लक्षण क्यों थे। जितेंद्र बहादुर सिंह, बरेली, आज तक। आपने देखा कैसे इस अस्पताल में जो मरीज हैं वो भी परेशान हैं और डॉक्टर भी परेशान हैं। लेकिन क्या दूसरे राज्यों में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर हालात कुछ बेहतर हैं? क्या राजस्थान में उत्तर प्रदेश से बेहतर हालात हैं? ये समझने के लिए, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता देव अंकुर वधावन राजस्थान के करौली पहुंचे। की कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। मरीज भगवान के भरोसे ही चल रहा है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं जो यहाँ इस गांव के नागरिक को मिल सके। डॉक्टर्स नहीं है यहाँ? जी सर, डॉक्टर नहीं है और यहाँ टेस्टिंग सुविधा भी नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट वालों के भरोसे चल रहा है। जब तक अगर पेशेंट सीरियस होता है तो हो सकता है आगे उसकी क्या भगवान ही मालेगा सर। राजस्थान के करौली जिले के भोपुर गांव के लोगों की यही आप बीती है। महामारी में भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। गांव वालों का यही सवाल जब आज तक ने जिले के कलेक्टर से पूछा तो कैमरे से भागते हुए नजर आए। If there is anyone suffering from serious symptoms, then that person will be individually checked and will also be taken to the appropriate medical care facility. Right? Thank you. Sir, one more question. Excuse me, sir. बद इंतजामी और बदहाली पर सवाल पूछा गया तो टीम भेजने की बात कहकर जिले के कलेक्टर साहब चलते बने। सोचिए जिले का क्या हाल होगा। ऐसा क्यों है, हम आपको गांव का आंखों देखा हाल दिखाते हैं। ये है राजस्थान के करौली जिले का भोपुर गांव। इस गांव और इससे जुड़े हुए करीबन 10 और गांवों में इस समय हालत बद से बदतर हुई है। लगभग हर घर में एक मरीज है। पहले लोग मानकर चल रहे थे कि ये कोई वायरल बीमारी है जिसके चलते लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण सामने आ रहे हैं, पर कुछ लोगों की टेस्टिंग के बाद जब ये सामने आया कि वो कोविड संक्रमित हैं, तो यहाँ पर एक भय का माहौल पसर गया है। लगभग 10 से 12 गांव में एक भी पीएचसी सेंटर नहीं है। इस गांव के हर घर में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है, लेकिन गांव में न तो टेस्टिंग की सुविधा है न दवाई का कोई इंतजाम। हमारी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि हमारे 15 गांवों से जुड़ा हुआ है ये गांव में। न कोई पीएचसी की सुविधा, न कोई चिकित्सा की सुविधा, लोग परेशान ज्यादा है। अगर एक पीएचसी खुल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएंगी, सभी गांव यहाँ से जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इस गांव में, आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पीएचसी नहीं, 15 किलोमीटर दूर है सब। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वो खुद आईसीयू में है। यहाँ के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये भोपुर का राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के जो हालात हैं वो कितने दयनीय हैं वो देखने से ही पता लगता है। गेट जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बंद पड़ा था। अगर इसको खोलने की कोशिश की जाए, अगर हम यहाँ से अंदर जाएं और पता करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हालात है, इस समय दोपहर का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो गेट है वो बंद पड़ा है।
इस समय में जब यहाँ पर संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है, लगभग हर घर में एक बीमार व्यक्ति है, तब जो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके जो दरवाजे हैं वो बंद पड़े हैं। तो सरकार की तरफ से कोई भी चिकित्सा सुविधा इन इलाकों में, इन गांवों में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। और सरकार अगर चाहती है कि गांवों में, ढाणियों में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, तो उसको ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ पर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बंद पड़े हैं और जो लोग हैं वो चिकित्सा सेवाओं के अभाव में दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी मदद लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को किसी तरह से दुरुस्त करे, इनको सुधारे, ताकि लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित ना होना पड़े सरकार की नाकामी की वजह से। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन सरकारी अफसरों की जुबान सच बोलने को तैयार नहीं है। हमने दौरा पिछले 2 दिन पहले भी करवाया था। माननीय एसडीओ साहब वहाँ गए थे, हमारा बीसीएमओ वहाँ गया था, हमारी टीमें वहाँ गई थी और घर घर का हमने सर्वे किया है। सारे जितने हमारे आईएलआई के रोगी मिले हैं उनको किट वितरित की है। और ऐसा नहीं है, भोपाल में हमारा सब सेंटर है, पास में निसूरा है, 3 किलोमीटर वहाँ हमारी पीएचसी है। तो हम नियमित रूप से चिकित्सा सुविधाएं आम जन को उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी दावों के हिसाब से गांव में टेस्टिंग भी है और दवाई भी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। देव अंकुप वधावन, करौली, आज तक।